दोस्तों, भूषण स्टडी पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं किरण पब्लिकेशन का टोटल 25 सेट का मॉड्यूलर पेपर। ठीक है, आज का हमारा यह थर्ड वीडियो होने वाला है। अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद या अभी जा करके आप उसे देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 25 दिन में 25 सेट लगातार करवाने वाला हूँ, जिससे आपको आने वाले एग्जाम अगले मंथ 16 से 25 के बीच में होने वाले में काफ़ी ही मदद मिलेगी। क्योंकि किरण पब्लिकेशन क्या करती है, PYQ बेस्ड क्वेश्चन तैयार करती है अपने मॉड्यूलर पेपर में। ठीक है, तो आप इसे पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और अन्य जानकारी आपके लिए कि मैंने करंट अफेयर के 4 से 5 सेशन ट्रिक के माध्यम से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिया है। 2 मैराथन सेशन मैंने अपलोड किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो करंट अफेयर की सेशन आप उसे भी देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों तक भी अपने पहुंचा दीजिएगा, जिससे उनके भी आने वाले एग्जाम में काफ़ी ही उनको मदद मिलेगी। तो आज का हमारा है सेट 3 नंबर। ठीक है, तो बिना किसी समय देरी किए आज का हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पे आधारित है? तो मैं आपको थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम देता हूँ और फिर मैं आंसर बताऊंगा। 2 सेकंड का गैप लूंगा और फिर मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था ये होता क्या है, पहले इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जो आर्थिक नियोजन की अवधारणा जो है ना, समाजवाद और समाजवादी नियोजन से संबंधित है। समाजवाद की परंपरागत अवधारणा बाजार घटकों के प्रतिस्पादित करते हुए प्रत्यक्ष जनगणना के साथ नियोजन के कुछ रूपों के द्वारा सामाजिक रूप से आर्थिक उद्यमों के स्वामित्व के एकीकरण को शामिल करती है। और नियोजन अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था विशेष रूप से अनियोजित अर्थव्यवस्था का एक विपरीत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। ठीक है, भारत में जो है योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नियोजन के औपचारिक मॉडल को अपनाया गया था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है, इसको देखते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में आई थी और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में आई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच में आई थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1979 के बीच में आई थी। 1961 के बीच में नहीं आई थी, ये है आई थी तृतीय आई थी। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगी? 1974 से लेकर के 1979 के बीच में आ गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? ठीक है, कि कहा बोल रहा है क्या, गठबंधन सरकार बनती कैसे है? तो इसको देखते हैं। विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया ना वो काफी नजदीक नजदीक दिया गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है क्या, कि 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्या होता है गठबंधन की सरकार? गठबंधन की सरकार में जब कोई पार्टी अपनी पूरी बहुमत नहीं ला पाती है तो वह अन्य छोटी छोटी पार्टियों को भी अपने में शामिल करके और एक गठबंधन की सरकार बनाती है, जिससे उनकी बहुमत बढ़ जाती है और वो सत्ता में आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालिक सत्ताधारियों को हारने का निष्पक्ष उचित अवसर होता है? यह किस प्रकार की सरकार में हो सकता है? तो यह मात्र लोकतांत्रिक सरकार में हो सकता है। ठीक है, निरंकुश में भी नहीं हो सकता, राजतंत्रवादी में भी नहीं हो सकता है और अधिकारवादी में भी नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? जनता 5 साल में वोट दे करके सरकार बदल सकती है। ठीक है, तो यह लोकतांत्रिक सरकार का एक बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? तो आज़ादी के बाद अभी तक 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है। ठीक है,
कब कब लागू हुई है? तो 1962 जब भारत चीन युद्ध हुआ था, 1971 जब पाकिस्तान भारत युद्ध हुआ था, और 1975 जब इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल घोषित की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक को भी पहुंचा दीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सर, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और दोस्तों, जो राष्ट्रपति जो है, जो संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल के द्वारा बुलाती है? तो आर्टिकल 108 के द्वारा जो है ये संयुक्त अध्यक्षता की जाती है। और आगे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष अगर अनुमति कर सकती है, अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो, तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो सभा के अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 6 महीने के लिए हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने के लिए हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बातें जानने जरूरी है कि अगर जिस संसद में बैठ करके इस पे अगर बात चल रहा हो, अगर वो संसद भंग हो जाती है ना, तो अगले 30 दिन तक भी वो ऑटोमेटिक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संसद के दोनों सदनों में किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य है, जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहेगी? ठीक है, कितने सदस्य मिनिमम अनिवार्य हैं? तो इसको समझने से पहले, आंसर जानने से पहले, इसको कुछ बातें हम लोग समझते हैं कि गणपूर्ति और कोरम होता क्या है। तो सदन के सुचारू कामकाज के लिए सदन की बैठक हेतु आवश्यक उपस्थित सदस्यों की न्यूनतम संख्या गणपूर्ति कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदस्यों के सदन की कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। कितना भाग होना चाहिए? कुल सदन का 10वां भाग होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, 4, कुल सदस्यों का 10वां भाग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसको भी हम लोग डिटेल में जानने की प्रयास करेंगे कि कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख, कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध थी? क्योंकि वहां से मिट्टी के बर्तन निकलती थी, तो इसके लिए वो ज़्यादा प्रसिद्ध थी। और बर्तन बनाने की कला से, जिसे बनावट के आधार पर ABCDEF के द्वारा 6 प्रकारों से चिन्हित किया गया है। ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन भी बने थे ना, उसमें उसको 6 प्रकार से चिन्हित किया गया है। आगे बढ़ अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्मारक और शासक। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। और पुराना किला शेर शाह ने बनवाया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का B, 2 का B। यहाँ पे ऑप्शन में गलती किया है, ये C होगा, B नहीं होगा। और पुरानी किला शेरशाह। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का B, 2 का C और 3 का A। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, कौन थे? वारेन हेस्टिंगस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत का द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो इसको देखते हैं कैसे। आदिल शाह सूरी के मुख्यमंत्री और हिंदू सेनापति हेमू और मुगल सम्राट अकबर के सेनाओं के मध्य में 1556 में लड़ा गया था। ठीक है, किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर तथा हेमू के सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो लाला हरदयाल ने। किसने निभाई थी? तो लाला हरदयाल ने। यहाँ पे हम लोग एक चीज क्या ध्यान रखते हैं कि जो गदर आंदोलन थी ना, वो लाला हरदयाल के दिमाग की उपज थी। ठीक है, लाला हरदयाल के दिमाग की उपज गदर आंदोलन थी। इसको याद रख सकते हैं। और कोई कभी क्वेश्चन पूछ देना, गदर आंदोलन किसकी दिमाग की उपज थी? तो लाला हरदयाल की दिमाग की उपज थी। इसको ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश स्थित है? तो भूमध्य रेखा। ठीक है,
भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में मिलती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में जाके मिलती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। दोस्तों, मैं नदियों पे भी एक अभी जो ट्रिक लेकर के आऊँगा, जिसमें से रहेगा कि कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है, कौन सी नदी पूर्व या पश्चिम, जिस भी डायरेक्शन बहती है ना, मैं उसको सेपरेट कर करके लेके आऊँगा कि कौन सी नदी किस दिशा में बहती है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखाएं, कर्क रेखाएं तथा मकर रेखाएं होकर गुजरती है? तो कौन सा ऐसा देश है जहां से तीनों होकर के गुजरती है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अफ्रीका के हिस्से से कर्क रेखाएं, मकर रेखाएं तथा भूमध्य रेखाएं तीनों होकर के गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो नागपुर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। शून्य मील केंद्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भारत का सेंटर है। नागपुर जो है वो भारत का सेंटर है, इसलिए शून्य मील केंद्र इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है? बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण कौन सा है? यह साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है। तो कमर का जो जोड़ है ना, वो बॉल एंड सॉकेट का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? बीटी बीज भी विकसित किया गया है। किसके लिए विकसित किया गया है? तो कपास के लिए किया गया है। याद रखिएगा, बीटी बीज किसके लिए विकसित किया गया है? तो कपास के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? तो नींबू में होती है। ठीक है, शर्करा जिसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि करती है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है? जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है। जेट इंजन जो है ना, संवेग संरक्षण सिद्धांत पे यह काम करती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? किसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो स्याही कलम में सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, सोलर पैनल में भी सिलिकॉन यूज होता है। आईसी के निर्माण में जो लैपटॉप में या कंप्यूटर में यूज करते हैं उसमें होता है। ऑप्टिकल ग्लास में भी यूज करते हैं, लेकिन स्याही कलम में यूज नहीं करते हैं सिलिकॉन का। आगे बढ़ते हैं। बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। किसे मिलाया जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान और जानवर। ठीक है, इसको मिलान करना है। तो कान्हा किसके लिए फेमस है? कान्हा जो है बाघ के लिए फेमस है। ठीक है, काजीरंगा असम में है। काजीरंगा असम में किसके लिए? एक सिंह गैंडा के लिए फेमस है। और गिर जो है, गिर गुजरात में है, वो शेर के लिए फेमस है। और कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, हेलियोफाइट, इंग्लिश में याद रखिए, हेलियोफाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कालमापी का आविष्कार किया? निम्नलिखित में से किसने कालमापी का आविष्कार किया?
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन हैरिसन। ठीक है, जॉन हैरिसन, जॉन हैरिसन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैलिबर किस खेल से संबंधित है? कैलिबर किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। मैं कोशिश करूंगा ना आपको जो खेल से संबंधित जो शब्द होते हैं ना उस पर भी आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँ, ताकि जितने भी शब्द हैं ना वो आपके बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे कि हाँ अच्छा मैंने ये तो पढ़ा था लेकिन इससे रिलेटेड बाकी टॉपिक मैंने पढ़े नहीं थे। तो यहाँ पे आपका ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऑल सोल्ड डे एक, ऑल सोल्ड डे एक डैश का त्यौहार है। ऑल सोल्ड डे एक का त्यौहार है। किसका, किनका त्यौहार है? तो यह ईसाई धर्म का त्यौहार है। नाम से भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं अजीब टाइप का है। जैन धर्म, बुद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में नहीं है। ऑल सोल डे ऐसे देख, नाम में थोड़ा इंग्लिश टाइप का लग रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अमरिंदर सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक द पीपल्स महाराजा किसने लिखी है? अमरिंदर सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक द पीपल्स महाराजा किसने लिखी है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? खुशवंत सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा? खुशवंत सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुव के ओर गतिमान हो जाती है। ठीक है, किसके निकट उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर गतिमान हो जाती है? तो यह भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा के समीप उत्पन्न होती है और ध्रुव की तरफ वो बहने लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, किसमें ऐसा होता है? तो अनुच्छेद 352 में। ठीक है, अनुच्छेद 352 में जो है 19 के तहत आने वाले जो मौलिक अधिकार होते हैं ना वो सबको रोक दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह अंतः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया। ठीक है, दारा सिकोह किससे हार गया था? सूमागढ़ की लड़ाई में दारा सिकोह किससे हार गया था? सूमागढ़ की लड़ाई में तो औरंगजेब से हारा था। ठीक है, किससे हारा था? औरंगजेब से हारा था। आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे। लाला लाजपत राय किसके सदस्य थे? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज के। ठीक है, आर्य समाज के वो एक सक्रिय सदस्य थे। आज का सेशन का अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराज उदौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? पलासी शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो किसके स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। किसके स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आने के लिए, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी ही मदद मिलेगी।